वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। देखिए यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही थी, वहाँ पर 300 प्लस टेस्ट हो गए हैं। हर दिन उनका लाभ उठाते रहिए। और साथ ही टेस्ट सीरीज चल रही थी उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए। कितने टेस्ट अपने कंप्लीट हो गए थे? वहाँ पर 15 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 16। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। 5 एमसीक्यू के स्लॉट में इसको बांट दिया है। इसमें आपको मिलेंगे हिस्ट्री के प्रश्न, ज्योग्राफी के प्रश्न, इकोनॉमिक के प्रश्न। सारे के सारे इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की मांग की तरह बिल्कुल प्रश्नों को रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचना कि आंसर क्या होगा। तो आज हो गई है 2 मई 2020 और जो लॉकडाउन की डेट 3 मई थी उसको बढ़ाकर कर दिया गया 17 मई तक। तो घर में ही रहिए, लाभ उठाते रहिए। जिन स्टेट के डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में कुछ राहत उनको मिली है और हल्की फुल्की राहत रेड जोन वालों ऑरेंज जोन वालों के लिए, और रेड जोन वालों का वैसा ही है जैसे था भाई। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही है? देखिए यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है और तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बान नाम से जाना जाता है। यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है। बताइए उपरोक्त में से कौन सा करेक्ट है? सिंधु नदी के संदर्भ में कौन सा करेक्ट है? देखिए सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है। करेक्ट है, इंडस की बात हो रही है। और तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है और बिल्कुल लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है भैया। तो सारे के सारे करेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए हिमालय अपवाह तंत्र में अनेक नदी तंत्र हैं जिनमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र प्रमुख हैं और यही हमको पढ़ना है। और हमारे सिविल सेवा की परीक्षा में, स्टेट पीसीएस की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा, बैंक की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यही तंत्र इम्पोर्टेंट है। इनसे ही प्रश्न आज तक पूछते आए हैं और आगे भी पूछे जाने हैं। तो देखिए इनमें से जो सिंधु नदी तंत्र है उसके संदर्भ में दिए गए जितने भी कथन हैं ऊपर वो करेक्ट हैं। यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से निकलती है तथा तिब्बत में इस नदी को सिंगी खम्बान मतलब शेर मुख के नाम से जाना जाता है। यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच बहती है और आगे जाकर लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह जम्मू कश्मीर के गिलगित के निकट एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इसका उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के निकट रांगो सांगपो ग्लेशियर से होता है। इसका अपवाह तंत्र केवल 3 देशों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण यह भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रभाव में एक यू टर्न लेती है। क्या कौन सा करेक्ट है? देखिए इतनी बार टेस्ट सीरीज कराई है, बहुत सारे एग्ज़ाम की कराई है और 50 बार बताया होगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, ना कि रांगपो सांगपो ग्लेशियर से। तो फर्स्ट को एलिमिनेट करके क्या आंसर आपको ना मिलेगा? इसको बिल्कुल मिलेगा। दूसरा यहाँ पर करेक्ट है। इसका जो अपवाह तंत्र है केवल 3 देशों में, तिब्बत मतलब चीन में और भारत में और फिर बांग्लादेश में, फिर चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो दूसरा यहाँ करेक्ट है। तीसरा करेक्ट है, यू टर्न लेती है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगदुंग ग्लेशियर या हिमनद से है, ना कि रांगपो सांगपो से। तो पहला गलत हो गया। अब इसका अपवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत यानी चीन में है, चीन का पार्ट हो गया, भारत बांग्लादेश, इसलिए दूसरा वाला करेक्ट हो गया। और उद्गम के बाद ब्रह्मपुत्र पूरब की ओर हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में समानांतर बहते हुए नामचा वरवा के समीप अचानक दक्षिण दिशा में यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करती है। हिमालय के पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश के नामचा वर्मा पर्वत के समीप दक्षिण की ओर अक्ष संघीय अवनमन है।
ये एक एक लाइन जो भर भर के देते हैं ना एक्सप्लेनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम की फेवरेट। यहाँ से उठा के स्टेटमेंट बनाता है और आपसे सवाल पूछता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, हिमालय के गिरिपथ से यह कामेंग नाम से निकलती है। भारत में यह नदी अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे के पश्चिम से प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदियों में देवांग या सिकांग और लोहित के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। यह नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ये 4 हैं, इनमें से एक इनकरेक्ट है और 3 है करेक्ट। तो इनकरेक्ट मतलब गलत को हमको ढूंढना है, कौन सा है वो गलत। देखिए, यह नदी मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है, करेक्ट है ये। और इसकी सहायक नदियाँ देवांग या सिकांग और लोहित के मिलने के बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे के पश्चिम से प्रवेश करती है, ये भी करेक्ट है। पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि हिमालय के गिरिपद से यह कामेंग नाम से नहीं निकलती। तो हिमालय के गिरिपथ से ब्रह्मपुत्र सिसंग या दिशंग नाम से निकलती है और कामेंग इसके दाएं तट पर मिलने वाली इसकी सहायक नदियों में से एक है। और इसे ही अरुणाचल प्रदेश में कामेंग और असम में जिया भरेली के नाम से जाना जाता है। इसलिए कथन ए जो है वो असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता होना चाहिए आपको। तो कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं यहाँ पर। देखिए, धनश्री तो है, सुबनश्री भी है, बूढ़ी दिहांग या दिहिंग ये भी है। इसके अलावा मानस, कामेंग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री तो हो ही गया। तो सारी की सारी हैं ये। बराक, हुगली नहीं है, इसका गंगा नदी तंत्र से संबंध है। तो 4 को छोड़कर सारे हैं इसमें। चूँकि पहला भी है तो बी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। तो देखिए, बूढ़ी दिहिंग और धनश्री ब्रह्मपुत्र के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनश्री, कामेंग, मानस, संकोश, हुगली नदी का संबंध गंगा नदी तंत्र से है, ब्रह्मपुत्र नदी से नहीं है। अन्य नदियों में देख लीजिए ब्रह्मपुत्र की पुथीमारी, पगलादिया और मानस इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमालय अपवाह तंत्र के नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना और बताना है कि कौन सा सत्य है। हिमालय अपवाह तंत्र, तो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियाँ पर्वतों से होकर गुजरने के क्रम में वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं, वी शेप वैली बनाती हैं। और मैदानी क्षेत्रों में ये नदियाँ सर्पाकार मार्ग का अनुसरण करती हैं। इस अपवाह तंत्र में जलप्रपातों का अभाव रहता है। तो देखिए, जो हिमालयन अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं वो बिल्कुल पर्वतों से होकर गुजरने के क्रम में जो है वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं, करेक्ट है पहला। और मैदानी क्षेत्रों में नदियाँ सर्पाकार मार्ग का अनुसरण करती हैं, ये भी सही है। सर्पाकार आग इस तरह से चलती है ना ये। इस अपवाह तंत्र में जलप्रपातों का अभाव रहता है। देखिए, ऐसा नहीं है, जलप्रपात भी बहुत हैं इन नदियों पर, गलत है पहला, तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड है इनकरेक्ट। तो हमको करेक्ट ढूंढना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। तो देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के लंबे कालावधि में विकसित हुआ। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र जैसी नदी तंत्र जो है, नदी की द्रोणियाँ इसके अंतर्गत शामिल हैं। ये नदियाँ वर्ष भर जल धारण करती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की अगर कंपेरिजन किया जाए इनसे तो वो मौसमी हैं। अब कथन एक असत्य है, क्योंकि हिमालय नदियाँ हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपरदन क्रिया के कारण निर्मित महाखंडों से होकर गुजरती हैं। इसके अतिरिक्त ये नदियाँ पर्वतों से गुजरने के क्रम में वी आकार की घाटियाँ, वोमा छिप्रिकाएँ और जलप्रपात बनाती हैं। इसने देखिए यहाँ पर तीसरा इनकरेक्ट हो गया है, क्योंकि वी शेप वैली भी बनाती हैं ये नदियाँ, छिप्रिकाएँ भी बनाती हैं और जलप्रपात भी बनाती है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जलप्रपातों का अभाव रहता है, जलप्रपात नहीं है इन पर, गलत है वो। ये तो नेचुरल जलप्रपात बनाती है ना, जब पहाड़ से ऊपर गिरेंगी नीचे प्लेन में तो जलप्रपात नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कथन 2 सत्य है, क्योंकि हिमालय नदियाँ पर्वतीय भाग में टेढ़े मेढ़े मार्ग का अनुसरण करती हैं, जबकि मैदानी भागों में सर्पाकार मार्ग का अनुसरण करती हैं और अपने बहाव के मार्ग को परिवर्तित करती रहती हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अब हिस्ट्री शुरू हो गई यहाँ से। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा गलत है इनमें। तो देखिए, मुगल काल में अमीरों को राज्य की ओर से दिए जाने वाले ऋण को ददनी कहा जाता था और इस काल में सौरा मुख्यतः कोरोमंडल तट तथा बिहार से अन्य भागों में पहुंचाया जाता था। तो करेक्ट है यहाँ पर दूसरा, इनकरेक्ट है पहला, ददनी नहीं कहा जाता था। तो असत्य हमको ढूंढना है, तो एक असत्य हो गया यहाँ पे। तो देखिए, मुगल काल में अमीरों को राज्य की ओर दिए जाने वाले ऋण को मुसादत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुसादात। जबकि ददनी अग्रिम पेशगी थी जो विशेषकर जुलाहों को दी जाती थी। इसलिए पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि इस काल में सोरा मुख्यतः कोरोमंडल तट तथा बिहार में उत्पादित किया जाता था तथा यहाँ से अन्य भागों में आपूर्ति की जाती थी इसकी। कोरोमंडल तट आपको पता होगा, देखिए इंडिया का ये मैप है। जो पश्चिमी तट है उसको 3 भागों में बांटा गया है, एक ये है और जो इसको 2 भागों में, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। याद रखिए, बता चुके हैं हम। चलिए, 7वां प्रश्न है, दिल्ली में दीनपना नामक नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली में दीनपना नगर की स्थापना किसने की थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है हुमायूं, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, हुमायूं ने 1553 में दिल्ली में दीनपना नामक एक नगर बसाया जो आज पुराने किले के नाम से विख्यात है। और दीनपना का अर्थ क्या है? विश्व का शरण स्थल। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? पहले भी पूछा गया प्रश्न है ये कि किला ए कोहना है क्या, तो मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया? अकबर ने तो नहीं करवाया, बताइए किसने करवाया? और एलिमिनेट करें? चलिए, हुमायूं ने भी नहीं करवाया। अब बताइए, बी है या डी है? कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। तो 1542 में शेरशाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला ए कोहना नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा उसी परिसर में शेर मंडल नामक एक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप का निर्माण भी कराया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट है। हुमायूं का जो मकबरा है ना, वो इकहरे गुंबद वाला मकबरा है। 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग इसी मकबरे में हुआ है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। बिल्कुल, इसको ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, करेक्ट है। 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग इसी मकबरे में हुआ है। लेकिन ये इकहरे गुंबद वाला मकबरा नहीं है, ये दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। दिल्ली यदि आप आए होगे, घूमा होगा हुमायूं टॉम्ब, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है हुमायूं टॉम्ब। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। तो देखिए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया। यह दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा है, इकहरा नहीं है, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग इसी मकबरे में हुआ, किंतु बाग पद्धति पर बना भारत का पहला मकबरा सिकंदर लोदी का है, ध्यान दीजिएगा। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अलग से प्रश्न बहुत बार पहले परीक्षाओं में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा गया है, तो वो है हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के काल के चित्रकार हैं? उस्ताद मंसूर, विशनदास और दसवंत तथा वशावन। कौन है जो इनमें से अकबर के काल का चित्रकार है? देखिए, मंसूर तो जहांगीर के काल का चित्रकार है, बिसनदास भी जहांगीर के काल का चित्रकार है, बसावन अकबर के काल का है, दसवंत भी अकबर के काल का। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। तो अकबरकालीन चित्रकार हैं दशवंत तथा वशावन, और विशनदास तथा उस्ताद मंसूर जो है वो जहांगीर कालीन चित्रकार हैं। उस्ताद मंसूर को पक्षी चित्रकार कहा जाता था तथा इसकी उपाधि नादिर अल असर थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन करों से प्राप्त राजस्व को, इकोनॉमिक्स शुरू हो गई यहाँ से, केंद्र एवं राज्य दोनों में बांटा जाता है? बताइए क्या है इसका उत्तर? आयकर, निगम कर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इनमें से कौन से ऐसे टैक्स हैं जो सेंट्रल और स्टेट दोनों में बराबर बराबर बांटे जाते हैं? देखिए, इनकम टैक्स, आयकर भी है, निगम कर भी है, सेवा कर भी है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी है। तो सारे के सारे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। तो केंद्र इनको लगाता है, लेकिन इनको बांटा जाता है केंद्र में भी और राज्यों में भी।
तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कराधान के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, निगम कर और सेवा कर शामिल हैं। हालांकि ये सभी कर जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, लेकिन इनसे प्राप्त राजस्व को केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सरकार ने कर की दर को धीरे धीरे कम करके उसके दायरे का विस्तार किया। पिछले 2.5 दशकों में कर सुधार के बाद सकल राजस्व में प्रत्यक्ष करों का अंशदान 50% से भी ऊपर हो गया है, जो पहले 20% से भी कम था। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। तो देखिए, दोनों कथन सही है। यहाँ पर जिस देश की कुल संरचना में प्रत्यक्ष करों का अंशदान अधिक होता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स का अंशदान अधिक होता है, उसे प्रगतिशील कर संरचना कहते हैं। पिछले 2.5 दशकों के कर सुधार के बाद भारतीय कर संरचना काफ़ी हद तक प्रगतिशील हो गई है, इसलिए सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, फिर से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, कर के साथ कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर ही उपकर कहलाता है। फिर से सुन लीजिएगा, कर के साथ कर आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया गया कर ही उपकर कहलाता है, मतलब सेस कहलाता है। कर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं लगाया जाता, जबकि जो उपकर है, मतलब जो सेस है, तथा अधिभार है, मतलब जो सरचार्ज है, सेस है और सरचार्ज है, दोनों किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजस्व की उगाही के लिए लगाए जाते हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट और बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला भी, तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो दोनों कथन सत्य हैं। सामान्यतः जो सरचार्ज है प्रत्यक्ष कर पर लगाया जाता है, जबकि जो उपकर है, मतलब जो सेस है, वो प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों करों के साथ जो है वो लगाया जाता है। उपकर और अधिभार में एक गुणात्मक अंतर है। नैसर्गिक विपदाओं से निपटने के लिए सरचार्ज लगाया जाता है, जैसे भूकंप अधिभार, चक्रवात अधिभार आदि लगाए जाते हैं, जबकि नियमित विकास कार्यों के लिए उपकर का प्रावधान किया जाता है, मतलब सेस का प्रावधान किया जाता है। जैसे शिक्षा पर सेस लगेगा और सड़क पर सेस लगेगा, पेट्रोलियम पर सेस लगेगा इत्यादि। अब है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऐसी प्राप्तियां जो लोक ऋण को प्रभावित करती हैं प्राथमिक प्राप्तियां कहलाती हैं। जो प्राप्तियां लोक ऋण को प्रभावित नहीं करती उन्हें द्वितीयक प्राप्तियां कहते हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, इसमें कोई भी करेक्ट नहीं है, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। अगर इनको इंटरचेंज कर दोगे तब ये सही हो जाएंगे, अभी तो गलत है। ऐसी प्राप्तियां जो लोक ऋण को प्रभावित करती हैं उन्हें द्वितीयक प्राप्तियां कहते हैं, और ऐसी प्राप्तियां जो लोक ऋण को प्रभावित नहीं करती उन्हें प्राथमिक प्राप्तियां कहते हैं। तो फिलहाल दोनों के दोनों गलत, क्योंकि डी हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसी प्राप्तियां जो लोक ऋण को प्रभावित करती हैं उन्हें द्वितीयक प्राप्तियां कहते हैं, ना कि प्राथमिक प्राप्तियां। और जो प्राप्तियां लोक ऋण को प्रभावित नहीं करती उन्हें प्राथमिक प्राप्तियां कहते हैं। अतः सही विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे लिखा पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। जीएसटी एक ऐसी कर प्रणाली है जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर एक समान कर दी जाती है और उसका समन्वय कर दिया जाता है। वैट जो है ना, वैट वैल्यू एडेड टैक्सेस, वैल्यू एडेड टैक्स इसका पूरा नाम है, केवल प्रत्यक्ष करों पर लगाया जाता है जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और विक्रय कर शामिल हैं। तो देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है। यहाँ पर जीएसटी एक ऐसी कर प्रणाली है जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर एक समान कर दी जाती है और उसका समन्वय किया जाता है। जो वैट है ना, वैट वैल्यू एडेड टैक्सेस, वो प्रत्यक्ष करों पर नहीं, मतलब डायरेक्ट टैक्स पर नहीं, इनडायरेक्ट पर लगाया जाता है। तो केवल एक सही है। तो देखिए, जीएसटी एक ऐसी कर प्रणाली है जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर एक समान कर दी जाती है और उसका समन्वय कर दिया जाता है। जो वैट है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, केवल परोक्ष कर पर लगाया जाता है, ना कि प्रत्यक्ष कर पर, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर और विक्रय कर शामिल हैं। इसमें दूसरा सही नहीं है। वस्तु एवं सेवा कर मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वैट से कोई भिन्न प्रणाली नहीं है, बल्कि यह मूल्य वर्धित कर लागू करने का ही अगला सोपान है।
फिर से सुन लीजिएगा, जो अभी जीएसटी आया है ना, वस्तु एवं सेवा कर मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो वैट से कोई अलग भिन्न प्रणाली नहीं है, बल्कि यह वैट लागू करने का अगला ही एक सोपान है। तो 15 इसमें प्रश्न ऐड किए गए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के 3-3 स्लॉट में। इससे क्या होता है, प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। और एक ही सब्जेक्ट से कुछ विद्यार्थियों को लगता है कि बोरियत जैसी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हिस्ट्री का रिवाइज़ कर लोगे या पॉलिटी कर लोगे एक बार में, मान लीजिए 15 पॉलिटी के चले गए, 15 हिस्ट्री के, 15 ज्योग्राफी के, तो उससे ही बहुत अच्छी तैयारी होती है। लेकिन थोड़ा ये मिक्सअप हो जाता है ना, तो इससे थोड़ी पहचान भी हो जाती है, हाँ भाई कि 5 प्रश्न हिस्ट्री के आ गए, अब सीधे 5 पॉलिटी के मिल गए। फिर आने वाले समय में क्या करेंगे, एक हिस्ट्री, अगला पॉलिटी, फिर अगला करंट अफेयर्स, ऐसे रहेगा। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब रखिए सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और पीडीएफ पाने के लिए करंट अफेयर्स की टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।